भारत के इतिहास को देखें तो इसमें कुछ राजवंशों की कहानियां किसी महाकाव्य से कम नहीं लगती। तो आज हम ऐसे ही एक वंश की कहानी में उतरने वाले हैं, परमार राजवंश। एक ऐसा साम्राज्य जिसका जन्म ही मानिए तो एक पौराणिक अग्नि से हुआ था और जिसने पश्चिम मध्य भारत के मालवा क्षेत्र पर सदियों तक राज किया। और देखिए, यहीं से इनकी कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। इनकी शुरुआत, इनकी उत्पत्ति ही एक ऐसी कथा से जुड़ी है जो किसी एपिक का हिस्सा लगती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजाओं का कोई वंश वाकई में एक पवित्र अग्नि से जन्म ले सकता है? तो चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं, जानते हैं परमारों की वो मशहूर अग्निकुल कथा, वो कहानी जो उनकी जड़ों को सीधे सीधे देवताओं से जोड़ देती है। कहानी कुछ यूं है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ एक यज्ञ कर रहे थे, पर कुछ राक्षस बार बार उसमें रुकावट डाल रहे थे। तब ऋषि ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यज्ञ की अग्नि से ही एक वीर पुरुष को जन्म दिया। इस वीर ने उन राक्षसों का अंत किया और तभी उसे उपाधि मिली परमार की, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा कहानियों से मेल खाए ये जरूरी नहीं। एक तरफ पद्मगुप्त जैसे दरबारी कवि थे जिन्होंने इस दिव्य उत्पत्ति का खूब बखान किया, वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों को जमीन से मिले सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं। 949 ईस्वी के हरसोला ताम्रपत्र जैसे शुरुआती शिलालेख बताते हैं कि परमार शायद दक्षिण के शक्तिशाली राष्ट्रकूटों के सामंत या उनके वंशज थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अग्निकुल की कहानी बाद में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ी गई एक शानदार कथा थी? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। तो चलिए अब उनकी इस पौराणिक उत्पत्ति की कहानी से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि परमारों ने एक छोटे से सामंती राज्य से एक आजाद और ताकतवर साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे। इस वंश की शुरुआत होती है लगभग 800 ईस्वी में राजा उपेंद्र के साथ, जो राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते थे। फिर अगली एक सदी तक उनके जो भी उत्तराधिकारी आए, उन्होंने धीरे धीरे मालवा में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 972 ईस्वी में, और ये मोड़ लेकर आए सिन्यक द्वितीय। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने ही स्वामियों यानी राष्ट्रकूटों को चुनौती दे दी, उन्हें हराया और उनकी भव्य राजधानी मान्यखेट को लूट लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐलान था। इस एक साहसिक कदम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी और परमारों को मालवा का एक आजाद और निर्विवाद शासक बना दिया। सियक के बाद उनके उत्तराधिकारी वाकपति मुंज ने साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। वो एक महान योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को एक दो बार नहीं बल्कि 16 बार हराया। लेकिन उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। वो जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े कला और कविता के प्रशंसक भी। 17वीं बार जब युद्ध हुआ तो वो तैलप द्वितीय द्वारा पकड़ लिए गए और मारे गए। मतलब एक शानदार लेकिन दुखद अंत। मुंज के बाद परमार वंश अपने शिखर पर पहुंचा और इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक को। नाम था राजा भोज। राजा भोज की कहानी तो उनके जन्म से ही बिल्कुल नाटकीय है। कहते हैं कि जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा यानी भोज 55 सालों तक राज करेगा, तो उस समय के राजा मुंज को असुरक्षा महसूस होने लगी और उन्होंने शिशु भोज को मारने का आदेश दे दिया। पर जिन लोगों को ये काम सौंपा गया था वो उस बच्चे को मार नहीं पाए। उन्होंने उल्टा राजा मुंज को एक बड़ा मार्मिक संदेश भेजा, जिसका सार कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े राजा आए और चले गए, ये धरती किसी के साथ नहीं गई, पर लगता है ये आपके साथ जरूर जाएगी। ये व्यंग सुनकर मुंज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत भोज को वापस बुला लिया। और ये बहुत अच्छा हुआ कि वो बच गए, क्योंकि राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा युग थे। वो एक कुशल सेनापति थे जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया। एक महान निर्माता थे जिन्होंने भोजपुर जैसे शहर और बड़ी बड़ी झीलें बनवाईं। लेकिन उनकी जो असली और सबसे बड़ी पहचान बनी वो थी एक विद्वान के रूप में। जरा ये संख्या देखिए, 84। कहा जाता है कि राजा भोज ने 84 ग्रंथ लिखे थे, और ये सब किसी एक विषय पर नहीं थे। इनमें कविता थी, वास्तुकला थी, रसायन विज्ञान था, योग था, चिकित्सा थी, ना जाने क्या क्या विषय शामिल थे। वो सचमुच में एक फिलोसोफर किंग यानी दार्शनिक राजा थे। उनके सांस्कृतिक प्रभाव को ये दो श्लोक बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं।
पहला श्लोक कहता है कि जब भोज पृथ्वी पर थे तो उनकी राजधानी धारा ज्ञान और विद्वानों का केंद्र थी और देवी सरस्वती को भी वहां आश्रय मिला हुआ था। लेकिन दूसरा श्लोक, जो उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया, कहता है कि अब धारा निराधार हो गई है, सरस्वती निराश्रित हैं और सारे विद्वान बिखर गए हैं। इससे पता चलता है कि उनका जाना सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था, बल्कि ज्ञान के एक युग का अंत था। लेकिन जैसा होता है, हर महान साम्राज्य की तरह परमार वंश का भी पतन हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ। देखिए, पतन का कोई एक कारण नहीं था। पड़ोस के राज्यों के साथ लगातार जो युद्ध चल रहे थे, उन्होंने उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसके साथ ही अंदरूनी कलह और सत्ता के संघर्ष ने भी उन्हें कमजोर किया। और फिर आखिरी चोट लगी उत्तर से, जब दिल्ली सल्तनत का बढ़ते आक्रमणों का वो सामना नहीं कर सके। अच्छा, ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? ये सब हमें मिलती है उन शिलालेखों से, ताम्रपत्रों से और पद्मगुप्त जैसे कवियों की साहित्यिक रचनाओं से, जिन्हें आज के इतिहासकार एंश ई जर्नल जैसे स्रोतों की मदद से जोड़कर इस महान वंश की कहानी को हमारे लिए फिर से बुनते हैं। और फिर आता है साल 1305। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने मालवा पर हमला किया। अंतिम परमार राजा महलक्क देव बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो हार गए और मारे गए। और इसी के साथ मालवा पर परमारों के लगभग 500 साल लंबे गौरवशाली शासन का एक दुखद अंत हो गया। लेकिन क्या उनका प्रभाव सच में खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बनाए मंदिरों के खंडरों में, राजा भोज जैसे महान राजाओं की कहानियों में, और तो और हमारी भाषा में भी। ये मशहूर कहावत तो सबने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये आज भी महानता और साधारण के बीच की तुलना करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी राजवंश की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो उनके जीते हुए युद्धों और साम्राज्य की सीमाओं में होती है, या उनके द्वारा बनाई गई संस्कृति और ज्ञान में, या फिर उन कहानियों में जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती हैं? परमारों के मामले में देखें तो शायद इसका जवाब इन तीनों में ही छिपा है।